नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 8:30 बजे हैं और इस समय है आपके अपने खेल खबरों के कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राहुल बनर्जी। राहुल, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरे संस्करण का आयोजन देश के युवाओं में टीम स्पिरिट के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ाने का उत्तम माध्यम है। पीवी सिंधु, के श्रीकांत और एचएस प्रणॉय कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। मुरली श्रीशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय कूद स्पर्धा में लंबी कूद में स्वर्ण पदक देश के नाम किया। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालीफायर 2 में मुंबई इंडियंस का सामना कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बाबू बनारसी दास खेल परिसर में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेमों का भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश देश भर की युवा खेल प्रतिभाओं का संगम बना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो खिलाड़ी आए हैं वे अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का सांसद होने के नाते वो सभी खिलाड़ियों का विशेष रूप से स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरे संस्करण का आयोजन बहुत खास है क्योंकि ये देश के युवाओं में टीम स्पिरिट के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ाने का बहुत ही उत्तम माध्यम बना है। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन अपने आप में बहुत खास है। ये देश के युवाओं में टीम स्पिरिट को बढ़ाने का, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाने का बहुत ही उत्तम माध्यम बना है। इन गेम्स के दौरान युवाओं का एक दूसरे के क्षेत्रों से साक्षात्कार होगा, परिचय होगा। यूपी के अलग अलग शहरों में होने वाले मैचेज में उन शहरों से भी युवाओं का एक कनेक्ट बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो युवा खिलाड़ी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा लेने आए हैं वो ऐसा अनुभव लेकर जाएंगे जो जीवन भर उनके लिए यादगार पल बना रहेगा। जी हाँ, जिस तरीके से खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स हैं इसका उद्घाटन हो गया, आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री ने जो बातें कही और कहीं न कहीं एक तरह से हम देखें तो उत्तर प्रदेश में एक मिनी इंडिया और मिनी इंडिया का जो उभरता हुआ टैलेंट है वो सामने आया है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय जो एक छोटा भारत है वो हमें वहाँ दिख रहा है। और किस तरीके से आप देखते हैं जिस तरह से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स सरकार का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है क्योंकि हमारे पास इन खेलों के जरिए ऐसे ऐसे खिलाड़ी सामने आ रहे हैं जिनकी प्रतिभा पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सामने आ रही है और उन्हें एक वैश्विक मंच भी मिल रहा है। सबसे पहले ये याद देखना और याद रखना जरूरी कि जहां भी हम ऐसे या सरकार ऐसे गेम्स कराती हैं इंटर स्टेट, वहां एक किस्म का जैसे हमने सुना अभी परिचय हो जाता है आपस में। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचें कि नागालैंड के खिलाड़ी आए हैं, गुजरात के खिलाड़ी से मिलेंगे जी। आप देखें नीचे तमिलनाडु से आए हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के खिलाड़ियों से मिलेंगे। तो ये जो मिश्रण है, ये मिलन है, जैसे हमने सुना, ये बहुत बड़ी बात है। और टीम स्पिरिट तो बनता ही है जैसे कंपटीशन में होता है। प्योरली टीम स्पिरिट भी से बेटर है कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनना भी बहुत जरूरी है, जो जरूर हम देखेंगे। 4,000 के आसपास युवा खिलाड़ी आए हैं जी देश के चारों कोनों से। और ये जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के 4 बड़े शहरों में ये जो होने वाला है गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, तीसरा जो एडिशन है, तो काफी बहुत बड़ा ये है। और लॉन्ग टर्म जैसे आपने कहा, ये एक नेशनल टैलेंट सर्च के टाइप का बन जाता है, जहां जो उभरता हुआ पोटेंशियल है
हमारे देश का वो आगे आएगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से इसके पहले जो है उड़ीसा में और कर्नाटक में इन खेलों का आयोजन किया गया, देश भर की प्रतिभाओं को एक मंच मिला, जिसके माध्यम से जो हमारा, जिसे हम कह सकते हैं, जो पूरे देश में टैलेंट, अभी तक उसके पास वो मौके नहीं थे, पर अब इन गेम्स के जरिए उसके पास मौके हैं हर स्पर्धा से, क्योंकि इन खेलों में देश के 200 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के 4000 से अधिक एथलीट 21 खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। और इसमें राज्य के 4 शहर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और नोएडा विभिन्न खेलों की मेजबानी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली का डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज शूटिंग स्पर्धा की मेजबानी कर रहा है। खेलों का समापन 3 जून को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में होगा। तो सरकार की एक बड़ी पहल के माध्यम से इस समय अगर हम देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो है इसको लेकर, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इसकी गूंज है। और आकाशवाणी के जो स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम है, इससे भी हम आपको इन खेलों के अपडेट्स देते रहेंगे। और काफी सरकार ने इसके कवरेज के लिए, ताकि इन प्रतिभाओं को देश के लोगों तक पहुंचाया जा सके, इनको एक मंच मिल सके, इसके लिए काफी अच्छा प्रयास है। राहुल? हाँ बिल्कुल, और साथ साथ इसके अगर टेलीविजन का भी कवरेज हो तो और भी बढ़िया है। जैसे मैंने पहले कहा, इन खेलों में जैसे हमने दिल्ली में देखा, मैं खुद यहाँ में कवरेज किया, मैंने पुणे में जो हुआ था 3 साल पहले, सबसे बड़ा मेरे को जो स्ट्राइक किया जो बात ये है कि एक्सपोजर जी, छोटे छोटे गांवों से बच्चे आ रहे हैं, जूनियर्स आ रहे हैं, जिन्होंने कभी भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के अरीना स्टेडियम को उनका अनुभव नहीं है। ऐसे इवेंट्स में क्या होता है कि उनको सिर्फ कंपटीशन के अलावा बड़ी बड़ी, जैसे आपने कहा, कवरेज हो रही है, मीडिया रहेगी, ये सब है जो नॉर्मल एथलीट्स के लिए एक पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस होता है, उनको बहुत अच्छे और सही उम्र में मिल रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है। एंड अल्टीमेटली मेरे ख्याल से एक्सपोजर ही ऐसी एक चीज है जो हमारे एथलीट्स को आगे जाके जब इंटरनेशनल स्टेज में पहुंचेंगे तो उनको ऑलरेडी इसी उम्र से अगर एक अनुभव हो जाए कि इतने बड़े स्टेडियम में इतने बड़े लोगों के सामने हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत बड़ी बात जी बिल्कुल। तो एक कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सुविधाएं हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाएं हैं खिलाड़ियों के लिए, जो बिल्कुल जो वैश्विक चुनौती के लिए उन्हें तैयार करेगा। बात करते हैं बैडमिंटन की। पीवी सिंधु के श्रीकांत तथा एचएस प्रणय कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की आया ओहोरी को 21-16, 21-11 से पराजित किया। पुरुष सिंगल्स की बात करें तो श्रीकांत थाईलैंड के कुनलावुत वितिरसान को 21-19, 21-19 से उन्होंने पराजित किया, जबकि प्रणय चीन के ली शी फेंग को उन्होंने 13-21, 21-16, 21-11 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का सामना चीन की झांग यी मान से होगा। एचएस प्रणय का सामना जापान के केंता निशिमोतो से, जबकि किदाम्बी श्रीकांत इंडोनेशिया के क्रिश्चियन एडिनाटा से खेलेंगे। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो पीवी सिंधु, श्रीकांत और एचएस प्रणय, इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, और उम्मीद ये रहेगी कि और अच्छा करें। पीवी सिंधु तो हमारी सबसे मानी जानी बैडमिंटन प्लेयर हैं, और मेरे ख्याल से ओलंपिक स्वर्ण के अलावा उनके खाते में हर चीज, हर किस्म की मेडल और ट्रॉफी भरे हुए हैं, और जितनी उनकी करियर चले उतना ही बढ़िया है हमारे देश के लिए। राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता लंबी कूद के खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने कल यूनान के कालिथिया में अंतर्राष्ट्रीय कूद स्पर्धा में सत्र का सर्वश्रेष्ठ 8.18 मीटर का प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। 24 साल के श्रीशंकर ने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल कांस्य स्तर की प्रतियोगिता में अपने छठे और आखिरी प्रयास में 8.18 मीटर की दूरी के साथ पिछले साल जीते गए स्वर्ण का बचाव किया। ये उनके करियर का छठा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। उन्होंने पिछले साल 8.31 मीटर के प्रयास से स्वर्ण जीता था। हालांकि श्रीशंकर 2023 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की क्वालिफाइंग मानक 8.25 मीटर को पार नहीं कर सके, लेकिन फिर भी स्वर्ण पर कब्जा किया। सिद्धार्थ, एक टाइम में मुझे याद है एथलेटिक्स हमारे लॉन्ग जंप 7 मीटर, 7.25, 7.5 मीटर जंप करते थे। 8 मीटर एक किस्म का, आप सोचो, एक सपना था जी। अब आज जैसे आपने सुना, एक ही लड़के ने पिछले 2 या 3 साल में 8 या 10 बार वो 8 मीटर का जो मार्क है वो पार कर चुके हैं।
तो कहाँ से कहाँ हमारे एथलेटिक्स पहुंची। एक टाइम हमारे मिल्खा सिंह जी थे जो हमारे जो तिरंगा को लहराते थे सारी दुनिया में। उनके बाद आई पीटी उषा, और अब देखें तो एक नहीं, दो नहीं, कम से कम मैं कहूंगा कि 6 एथलीट्स हैं जो अभी वर्ल्ड क्लास निकले। नीरज चोपड़ा का तो सभी जानते हैं। खैर जी बिल्कुल। भारत की अंडर 23 पुरुष फुटबॉल टीम को एएफसी अंडर 23 एशिया कप कतर 2024 क्वालिफायर के ग्रुप जी में रखा गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं खेल डेस्क से विशाल शर्मा। भारत की अंडर 23 पुरुष फुटबॉल टीम को एएफसी अंडर 23 एशिया कप कतर 2024 क्वालिफायर के ग्रुप जी में संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव और चीन के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ हाउस में आज आधिकारिक ड्रॉ निकाला गया। क्वालिफायर के ग्रुप जी की मेजबानी 6 से 12 सितंबर के बीच चीन करेगा। ड्रॉ में 43 टीमों को 4 के 10 समूहों और 3 के 1 समूह में विभाजित किया गया है। एएफसी अंडर 23 एशिया कप कतर पेरिस 2024 में होने वाले पुरुष ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए क्वालिफायर के तौर पर भी काम करेगा। एएफसी अंडर 23 एशिया कप कतर 2024 का फाइनल 15 अप्रैल से 3 मई के बीच होगा। भारत की कोशिश पहली बार फाइनल टूर्नामेंट में जगह बनाने की होगी। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन सी टीम खिताब जीतती है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। बिल्कुल। तो राहुल, जो अंडर 23 जो पुरुष फुटबॉल टीम है वो मतलब ग्रुप जी में रखा गया है और भारत जो है इस प्रतियोगिता का खिताब जीतने की पूरी कोशिश करेगा। देखिए, हमारी तो उम्मीद बड़े सालों से है कि हमारे जो देश भारतीय फुटबॉल जो है आगे बढ़े, लेकिन हम लोग एक ही जगह में घूम रहे हैं। कभी कभी 100 के ऊपर आते हैं, कभी कभी 100 से नीचे उतर आते हैं। तो कोशिश तो बड़ी रहती है, प्रयास बहुत हुआ है और प्रयास चलता रहेगा। किसी दिन हम लोग शायद सफल हो भी जाएं। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने कल ओमान के सलालाह में पुरुष एशिया कप 2023 में ताइवान को 18-0 से हराकर खिताब बचाने का अभियान किया। पूल ए के पहले मैच में अरिजीत सिंह हुंदल ने 4 गोल और अमनदीप ने हैट्रिक जमाई। कप्तान उत्तम सिंह, बाबी सिंह धामी और चंदूरा बोबी बोवन्ना ने 2-2 गोल किए। प्रतियोगिता में प्रत्येक पूल से शीर्ष 2 टीमें वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। ये टूर्नामेंट एफआईएच जूनियर विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफायर होता है। एफआईएच जूनियर पुरुष विश्व कप 2023 दिसंबर में मलेशिया में आयोजित होगा। और अब बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस का सामना कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्वालिफायर 2 में गुजरात टाइटंस से होगा। हारने वाली टीम इस स्पर्धा से बाहर हो जाएगी। जीतने वाली टीम आगामी रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स से खिताबी मुकाबला खेलेगी। पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को हराकर चेन्नई रिकॉर्ड 10वीं बार फाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। आइए सुनते हैं कल के क्वालिफायर 2 पर खेल डेस्क की खास रिपोर्ट। आईपीएल 2023 अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। इस लीग में अब सिर्फ 2 ही मुकाबले बचे हैं। चेन्नई ने पहले ही गुजरात को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब कल मुंबई और गुजरात के बीच दूसरा क्वालिफायर खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के लिए ये मैच मुश्किल है। एक तरफ जहां गुजरात अपने होम ग्राउंड पर मैच खेल रही है, वहीं दूसरी ओर मुंबई की टीम एलिमिनेटर जीतकर इस मैच के लिए आ रही है और उसके हौसले बुलंद हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि मुकाबला काफी टक्कर का होगा। आपको बताते हैं कि दोनों टीमों के लिए कल के मुकाबले में क्या ताकत है और क्या कमजोरियां हैं। मुंबई के लिए ईशान, सूर्य कुमार शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। कल के मैच के बाद तो रोहित को एक आकाश के रूप में दमदार गेंदबाज मिल गया है। वहीं गुजरात की बात करें तो सबसे पहला नाम शुभमन गिल का ही आता है। गिल के साथ हार्दिक, राशिद सभी कमाल का खेल दिखा रहे हैं। मुंबई के लिए तेज गेंदबाजी कमजोर नजर आ रही है। साथ ही निचले क्रम पर तेजी से रन बनाने वाले बल्लेबाजों में आत्मविश्वास की कमी है। वहीं जी हां, अगर हम देखें तो राहुल, आप किस तरीके से कल के इस मैच को देख रहे हैं? ये बिल्कुल कांटे का मैच है, क्योंकि गुजरात डिफेंडिंग चैंपियन है और उनका ये आखिरी मौका है दोबारा पहुंचने का फाइनल में। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। राहुल, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। कल शाम 8:30 बजे दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।